नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल पंप। उसको हम प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट में यहाँ पे देखेंगे कि सबको पता है कि एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड पर्सन हमको सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ये बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए क्योंकि ये हार्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज है। तो यहाँ पे हम जो आज टॉपिक कवर करने वाले हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, उसके टाइप, उसके पार्ट्स, इम्पेलर की टाइप और केसिंग की टाइप। तो ये पूरा वीडियो के बाद ये श्योर है कि आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा। और आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो। राइट, तो आगे हम बढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम पहले ये देखेंगे कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप। बेसिक है। मैंने मेरे पहले के वीडियो में भी आपको बताया कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का काम तो एक तो ये है कि फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह पे पंप करना है, ठीक है, शिफ्ट करना है। लेकिन ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप पर्टिकुलर नाम है, वो क्या करता है कि कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे क्रिएट करेगा? एक रोटेटिंग एलिमेंट जो है हमारा इम्पेलर, ठीक है, जो केसिंग में लगा रहता है। और जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का स्टैंडर्ड, ये क्वेश्चन में काफी टाइम क्वेश्चन में आता है कि कौन सा स्टैंडर्ड यूज किया जाता है, इसीलिए इसमें मैंने मेंशन किया है कि एपीआई 610। एपीआई का मतलब है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ठीक है। एपीआई 610 पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप के डिजाइनिंग में, ठीक है, पर्टिकुलरली पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्री में ये स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। ये स्टैंडर्ड में इसकी डिजाइन, उसके कैसे टाइप होने चाहिए, जो मतलब ग्लोबली डेजिग्नेटेड है। सब जगह पे ये एपीआई स्टैंडर्ड यूज होता है। तो आपको सेम टाइप के पंप, जहां भी एपीआई पंप होगे वो सब पंप सेम होगे, क्योंकि सेम गाइडलाइन से कोई भी मैन्युफैक्चरर वो उसको मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है। तो अब इसकी प्रोसेस कि सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्चुअली कैसे वर्क करता है, ठीक है, तो उसकी प्रोसेस में इसको अभी आगे समझाऊंगा। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो एक केसिंग है, ठीक है, केसिंग में एक इम्पेलर आप देख पा रहे हैं। तो इम्पेलर में क्या है कि ये जो पार्ट है वो इसकी इम्पेलर की आई है, ठीक है। तो इम्पेलर आई में क्या होगा कि जो भी आपका सक्शन का फ्लूइड होगा, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा। मतलब इनिशियली आएगा, जैसे ही पंप रोटेट होना स्टार्ट होगा, इम्पेलर रोटेट होगा, तो ये कैविटी के अंदर, ये सब कैविटी है, ठीक है, ये कैविटी। तो कैविटी में जो भी आपका फ्लूइड सिटिंग हुआ है, जो भी फ्लूइड पहले से है, क्योंकि हम पंप को ऑलवेज प्राइमिंग करके चलाते हैं, ठीक है। प्राइमिंग मस्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, ठीक। काफी सारे नॉन प्राइम पंप भी रहते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में हम प्राइमिंग करते हैं, मतलब कि सक्शन को लाइन अप करते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज में से उसको हम वेंटिंग करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होने के बाद ही पंप को स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो जब ये प्राइम होगा तब इसमें लिक्विड क्या होगा, सेटल डाउन होगा। जैसे ये रोटेट होता है तो ये जो कैविटी में जो भी लिक्विड सेटल डाउन है वो क्या होगा, टेंजेंशियली और रेडियली यहाँ पे आउटवर्ड होगा, ठीक है। और ये यहाँ से वो फ्लो कराएगा टुवर्ड द डिस्चार्ज नोजल। तो ये इसकी प्रोसेस है। और दूसरा कि यहाँ पे जैसे ये फ्लो एक बार मूव होना स्टार्ट होगा ना, तो इम्पेलर की आई पे क्या होगा, एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताऊं, करते हो तो प्लेटफॉर्म पे खड़े तो एक कोई फास्ट ट्रेन जैसे पास होती है ना, तो वहां जब एक वैक्यूम क्रिएट होता है पास होने के बाद, तो वहां पे आजू बाजू की जो डस्ट है, जो कचरा है, वहां पे भागता है, मतलब वो एरिया को ऑक्यूपाइड करने के लिए। तो क्या होता है कि एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। तो सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है कि जैसे जैसे लिक्विड मूव हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है कि सक्शन आई में एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा फ्लो को सक्शन की तरफ, आई की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और हमारा सक्शन फ्लो यहाँ पे मेंटेन रहेगा, और ये डिस्चार्ज होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हो, ये हॉल्स है, ठीक है। ये हॉल क्या है, ये बैलेंसिंग हॉल है। मैं इसको आगे एक दूसरा ड्राइंग है उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि इसका क्या इंपोर्टेंस रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो इम्पेलर मेंशन किया है वो वन टाइप ऑफ सेमी ओपन इम्पेलर है, उसकी टाइप भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। और ये एक वॉल्यूट केसिंग है, ठीक है। तो वो भी हम उसकी टाइप देखने वाले हैं, उसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, राइट। अभी हमारा है मेन पार्ट्स। तो मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, ठीक है। सिंगल स्टेज पंप हो या मल्टी स्टेज पंप हो, कंपोनेंट जो है वो सेम टाइप के रहने वाले हैं। बाकी के जो कॉमन पार्ट्स है वो नॉर्मली ये जहाँ पे जो मैंने मेंशन किया वही रहता है, ठीक है। जैसे कि इम्पेलर है, इम्पेलर केसिंग की वियरिंग है, ड्राइव शाफ्ट है, ठीक है, स्लीव, बेरिंग, पैकिंग बॉक्स, मैकेनिकल सील, केसिंग, ठीक। तो अभी मैंने इसको क्या किया है कि पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो स्टेशनरी पार्ट अलग, रोटेटिंग पार्ट्स, और कुछ पार्ट ऐसे है कि जो हाफ स्टेशनरी है और हाफ रोटरी है, ठीक है। तो स्टेशनरी पार्ट में कौन से केसिंग, केसिंग बियरिंग्स, बेरिंग हाउसिंग,
केसिंग वियरिंग में भी, ठीक है, इम्पेलर जो वियरिंग आएगा वो रोटेटिंग में आएगा, ठीक है, केसिंग वियरिंग स्टेशनरी में। वो एक्चुअली में आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको अंडरस्टैंड होगा कि क्या है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप जरूर इसको पूरा देखें, क्योंकि यहाँ से आपको क्लियर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ये ड्राइंग से। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक ड्राइंग है, क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये बेसिक ड्राइंग है। इसमें क्या मेंशन किया आप देखिए, ये केसिंग है, ठीक है, केसिंग है। केसिंग के बाद क्या है कि ये सक्शन नोजल है, ठीक है, और ये है आपका डिस्चार्ज नोजल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार प्रोसेस आपको फिर से समझाऊंगा कि वो प्रोसेस क्या है, ठीक है। जैसे सक्शन ये आई है, ठीक है, इम्पेलर क्या है, यहाँ पे क्लोज इम्पेलर है। हाँ, ये मैं आप ध्यान रखिए, ये क्लोज इम्पेलर। जैसे सक्शन में यहाँ से फ्लो आएगा, इम्पेलर आई पे मैंने बताया वैसा वैक्यूम होगा, ये फ्लो आएगा, और फ्लो क्या करेगा, ये कर्व है, ठीक है, कर्व होगा हमारा इम्पेलर की जो भी वेंस है वो कर्व वेंस से उसको रेडियली या टेंजेंशियली आउटवर्ड करके वो डिस्चार्ज नजल की तरफ उसको लीव करेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे ये फ्लो यहाँ पे मूव होगा फ्लूइड, वो फ्लो मेंटेन होता रहेगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे आप देखिए, मैंने एक बैलेंसिंग होल भी आपने दिखाए थे या वहां पे, तो बैलेंसिंग होल काफी सारे इम्पेलर में रहते हैं। तो ये जो आपका है, यहाँ पे क्या होगा P1, ठीक है, ये है आपका P1 जो कि सक्शन प्रेशर, ठीक है, समझ लीजिए। और ये यहाँ पे हो रहा है आपका P2, वो है आपका डिस्चार्ज प्रेशर है, ठीक है, P2। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ ये लो प्रेशर जोन है, यहाँ पे आपका प्रेशर कितना रहेगा P1, ठीक है, यहाँ पे P2। लेकिन ये जो फ्लो है वो इम्पेलर के आप बैक साइड देख रहे हो, ये क्लियरेंस है, ठीक है, जो बैक वाइन क्लियरेंस भी बोला जाता है। तो इम्पेलर के बैक साइड भी ये वाला डिस्चार्ज होके यहाँ पे जा सकता है, क्योंकि ये इसका प्रेशर है। समझ लीजिए इसका प्रेशर आपका है 2 kg है, इसका प्रेशर है 10 kg, ठीक है। तो क्या होगा, ये 10 kg वाला जो फ्लूइड है वो यहाँ पे पीछे आएगा, और सेम यहाँ पे भी यहाँ पीछे आएगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे ये जो फ्लो है 10 kg वाला, वो क्या करेगा, ये डायरेक्शन में एक्ट करेगा इम्पेलर के ऊपर, ठीक है, टूवर्ड सक्शन नोजल। और यहाँ पे ये आपका जो फ्लो आ रहा है, तो ये प्रेशर ऐसे एक्ट कर रहा है। तो मतलब आप समझ लीजिए कि एक प्रेशर ऐसे एक्ट कर रहा है, एक प्रेशर ऐसे एक्ट कर रहा है। ये P1 है, ये P2 है, ठीक है। अभी क्या होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर तरफ ही जो हमारा रूल है, ठीक है, लो प्रेशर तरफ ही वो मूव करेगा। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक्सियल थ्रस्ट जैग लग रहा है, ठीक है। तो ये थ्रस्ट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नॉर्मली बैलेंसिंग होल दिए जाते हैं। तो आपका क्या हाइड्रोलिक जो फोर्स है, थ्रस्ट बोले या फोर्स बोलो, तो हाइड्रोलिक फोर्स यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। ये होल से वो क्या होगा, पास होके वापस लो प्रेशर जोन है उसमें आएगा। तो क्या होगा, काफी सारा आपका फोर्स यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। और यही जो एक्सियल फोर्स है उसको रोकने के लिए यहाँ पे बेरिंग लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये थ्रस्ट बेरिंग है, वो आगे आपको मैं समझाऊंगा, ठीक। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वो होल क्या है, सक्शन कैसे होता है, डिस्चार्ज कैसे होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे स्टफिंग बॉक्स, राइट। स्टफिंग बॉक्स, अभी ये जो इम्पेलर है ना, ये यहाँ से मैं बताऊं, ये मैंने जो बॉर्डर अभी कर रहा हूँ, इतना ही केसिंग का पार्ट है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो केसिंग का पार्ट है, ओके, यहाँ तक। जो आपका फिक्स पार्ट रहता है वो नॉर्मली मूव नहीं कराते हैं, ओके। जब भी पंप हमको खोलना आता है, हम यहाँ से खुलेगा ये पंप, यहाँ से खुलेगा स्टफिंग बॉक्स का। तो ये पूरा जो असेंबली है उसको हम बैक पुल आउट असेंबली बोलते हैं। तो स्टफिंग बॉक्स का फंक्शन क्या है, स्टफिंग बॉक्स का दो काम है, एक तो इम्पेलर को बैक साइड एक उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, जो कि हम बैक वेन क्लियरेंस भी बोलते हैं। दूसरा है, इसमें कभी कभी थ्रॉट बूस्ट रहते हैं, उसको प्रोविजन देना है। और मेन उसका काम है जो मैकेनिकल सील या ग्लैंड पेड, उसको यहाँ पे मतलब होल्ड करना है, ठीक है। तो ये जो मैकेनिकल सील और जो हमारा ग्लैंड पैकिंग के जो भी अरेंजमेंट होगा वो स्टफिंग बॉक्स के साथ अटैच रहते हैं, ठीक है। और इसकी भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आपका जो बैक का जो भी प्रेशर होगा वो स्टफिंग बॉक्स ही बेयर करता है, राइट। अभी आगे हम देखेंगे, ये है बेरिंग हाउसिंग, राइट। तो बेरिंग हाउसिंग का काम क्या है कि बेरिंग हाउसिंग पूरा एक ब्रैकेट के साथ होता है। उसका काम है बेरिंग को सपोर्ट देना, क्योंकि इसमें बेरिंग को प्रोविजन रहता है दोनों तरफ, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना, वो हम बोलते हैं नॉन ड्राइव एंड, ठीक है, एनडी साइड बोलते हैं। और ये जो पीछे वाली बेरिंग का पार्ट है, ये है ड्राइव एंड। क्यों, क्योंकि यहाँ से मोटर ड्राइव कर रहा है पंप को, ठीक है। ये साइड से कपलिंग है और मोटर को ड्राइव कर रहा है, तो ये ड्राइव एंड है, ये नॉन ड्राइव एंड बोलते हैं। उसके बाद है
ऑयल रिजर्वायर, जो लूब ऑयल रिजर्वायर है, जो इसमें ऑयल जो भी रहेगा, ऑयल तो हम पहले से प्रीफिल करते हैं, साथ में एक रिजर्वायर भी रखते हैं कि कभी ऑयल कहीं से लीक हो गया है या फिर ऑयल का वेपराइजेशन हो जाता है, तो तब ये ऑक्सिलरी ऑयल कब क्या करता है, एडिशनल ऑयल की जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे फुलफिल करता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि ऑयल का लेवल भी कितना रहना चाहिए, राइट। आगे हम डिस्कशन करेंगे। अभी ये है साफ्ट, जो मेन पार्ट है इसका। ठीक है, बिना साफ्ट का पंप कुछ नहीं है, उसके ऊपर सब पार्ट लगे हुए हैं, जैसे कि बेरिंग इसके ऊपर ही लगी है, इम्पेलर भी लगा हुआ है, सील भी उसके ऊपर लगेगी, कपलिंग, एवरीथिंग। ठीक है, तो साफ्ट ये मेन पार्ट है। उसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी ऑपरेटिंग कंडीशन कैसी है, आपका फ्लूइड कैसा हो, कौन सा फ्लूइड हैंडल कर रहा है। ठीक, और इसमें ये भी चीज ध्यान में रखा जाता है कि पंप हॉट है या कोल्ड है। ठीक है, हॉट पंप है तो उसका थर्मल कोएफिशिएंट और थर्मल एक्सपांशन को भी साफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग में कंसिडर किया जाता है। और दूसरा, साफ्ट का रनआउट भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो साफ्ट का रनआउट जो भी है वो विद इन टॉलरेंस लिमिट में रहे, इसीलिए उसको अच्छे से बनाया जाता है विथ एक्यूरेसी, और उसका बैलेंसिंग भी किया जाता है। ठीक है, तो साफ्ट हो गया। उसके बाद इम्पेलर। इम्पेलर मेन पार्ट है। सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हो रहा है और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो दे रहा है फ्लो को, वो है इम्पेलर। ठीक है, तो इम्पेलर एक मेन पार्ट है। इम्पेलर की भी एमओसी डिपेंड करती है कौन सा फ्लूइड हैंडल कर रहा है। ठीक है, इम्पेलर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। वियरिंग, वियरिंग दो है। ठीक है, यहाँ पे जो अभी अभी मार्किंग में आपको दिख रही है ये वाली, ये है आपकी केसिंग वेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, जो फिक्स रहती है, स्टेशनरी वेयरिंग भी बोलते हैं इसको, केस वेयरिंग भी बोलते हैं। तो केसिंग वेयरिंग, केसिंग में ऑलरेडी फिटिंग रहती है, वो स्टेशनरी है। और इम्पेलर के ऊपर भी एक वेयरिंग रहती है। ठीक है, तो वो है इम्पेलर वेयरिंग। ठीक है, इम वेयरिंग का यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। तो आपका केसिंग का वियरिंग और इम्पेलर का वियरिंग। ठीक है, ये जो बॉटम वाला है वो समझ लीजिए केसिंग का वियरिंग है। ठीक है, और ये इम्पेलर का वियरिंग है। तो इम्पेलर और केसिंग वियरिंग के बीच में एक क्लियरेंस रहता है। ठीक है, ये आप जो देख पा रहे हो ये क्लियरेंस है। ठीक है, तो ये क्लियरेंस का भी बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। ये प्री डिफाइंड रहता है और डिपेंड करता है, कभी कभी वियरिंग क्लियरेंस हमको चेंज भी करना पड़ता है। बट यहाँ पे जो स्टैंडर्ड होता है वो अप्रोक्सीमेट अराउंड 0.7, 0.7 डायमेट्रिकली के आसपास मैन्युफैक्चरर डिजाइनिंग में देता है। तो ये वियरिंग है ना, उसका काम है कि यहाँ पे जो भी आपका सक्शन और डिस्चार्ज, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सक्शन यहाँ से आ रहा है, डिस्चार्ज, तो ये दोनों के बीच में क्या है कि वियरिंग का जो मिनिमम क्लियरेंस है वो इसीलिए है कि वो डिस्चार्ज का जो भी है वो शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होने देगा। शॉर्ट सर्किटिंग मतलब डिस्चार्ज का आपका जो फ्लो है वो सक्शन में कंटिन्यूस आता रहेगा, तो क्या होगा कि वहां पे प्रेशर ड्रॉप होता रहेगा और फ्लो में भी इफेक्ट आएगा, प्रेशर में भी इफेक्ट आएगा। उसको मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे मिनिमम क्लियरेंस डिजाइन किया जाता है। और ये क्लियरेंस का डिजाइनिंग में थर्मल एक्सपांशन को भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये स्टेशनरी वियरिंग है, तो ये स्टेशनरी और रोटेटिंग, ये जो आपके रोटरी वियरिंग है, वो वियरिंग का थर्मल एक्सपांशन होकर ऐसा हो जाए कि क्लियरेंस बहुत कम रखा है, तो आप क्या होगा कि क्लियरेंस रहेगा ही नहीं, वो मेटल टू मेटल क्या होगा, टच होगा, तो वो रबिंग होगा। रबिंग होने से क्या होता है, कभी कभी आपका पंप जाम भी हो सकता है, वो घूमने से रुक जाएगा और वो सीज हो सकता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है, कितना रखना है वो डिपेंड करता है कि उसकी ऑपरेटिंग कंडीशन कौन सी है, कितना टेम्परेचर है और क्या उसका मटेरियल है, राइट। जैसे वियरिंग का क्लियरेंस बढ़ता है तो क्या होता है, उसका प्रेशर और फ्लो में आपको इफेक्ट देखने को मिल जाता है, राइट। तो ये हो गई वियरिंग की बात। तो वियरिंग के बाद जो भी है हमारा, वो है मैकेनिकल सील या ग्लैंड पैकिंग। ठीक है, अभी ये इसकी जरूरत क्या है। ठीक है, यहाँ से लिक्विड आया, डिस्चार्ज हो गया, ये स्टफिंग बॉक्स तो क्या है कि इम्पेलर में इसमें एक बीच में गैस्केट रहती है, उसको केसिंग गैस्केट बोलते हैं, उसके साथ रहता है। तो यहाँ से भी लिक्विड तो लीक होगा नहीं, जो भी फ्लूइड होगा आपका लीकेज होने का चांस कम है, होगा ही नहीं। डिस्चार्ज में से भी नहीं होगा, सक्शन से आके डिस्चार्ज में। लेकिन ये जो इम्पेलर के बैक साइड के अलोंग द शाफ्ट जो भी ये लिक्विड जाएगा, उसको हमको लीकेज या लिक्विड या फ्लूइड है उसको लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए हम मैकेनिकल सील या ग्लैंड का यूज करते हैं। तो इसका एक ही फंक्शन है कि लीकेज को प्रिवेंट करना है, अलोंग द शाफ्ट जो लीकेज है उसको प्रिवेंट करना है। मैकेनिकल सील जब हैजार्डियस फ्लूइड हो, जैसे कि टॉक्सिक फ्लूइड हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, जहाँ से फायर होने का चांस है, जहाँ पे हेल्थ हैजर्ड का है, वहां पे उस टाइम पे मैकेनिकल सील मैंडेटरी है एज पर गाइडलाइन। ठीक है, अभी ऑयल स्प्लैश रिंग है यहाँ पे। तो ऑयल स्प्लैश रिंग का मतलब क्या है, पहले हम बेरिंग के बाद देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, राइट। अभी यहाँ पे दो बेरिंग आप देख पा रहे हो, रेडियल बेरिंग या थ्रस्ट बेरिंग। ठीक है,
थ्रस्ट बेरिंग तो मैंने समझा है कि ये जो एक्सियल थ्रस्ट लगेगा उसको रोकने के लिए यहाँ पे थ्रस्ट बेरिंग होगी। यहाँ पे जो थ्रस्ट बेरिंग आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो बेरिंग का सेट है, राइट। तो नॉर्मली जो भी सेंट्रीफ्यूगल पंप है, दो बेरिंग कॉम्बिनेशन में यूज होती है, वहां पे ये एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बेरिंग है। तो नॉर्मली थ्रस्ट बेरिंग में बॉल बेरिंग का ज्यादा यूज होता है। पर्टिकुलर यहाँ पे जो दिख रहा है आपको वो है एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बेरिंग, जो दो पैर में लगा है। इसमें भी अलग अलग अरेंजमेंट रहती है, बैक टू बैक अरेंजमेंट, फेस टू फेस अरेंजमेंट। और वो भी डिपेंड करता है, जैसे कि बैक टू बैक अरेंजमेंट है वो यूज होता है जहाँ पे आपको मैक्सिमम एक्सियल को रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। फेस टू फेस थोड़ा एक्सेल अलाउ करना है आपको, तब आप फेस टू फेस बेरिंग का यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी ये है रेडियल बेरिंग। इसको रेडियल बेरिंग इसीलिए कहा गया है, आप जब भी रोटेट होगा ना तो उसका दो डायरेक्शन में, ठीक है, वो वाइब्रेट करेगा या मूव करेगा, ठीक है। एक तो ये वाला एक्सियल, ठीक है, और एक ये अप डाउन, ठीक है। ट्रांसवर्स भी बोल सकते हैं कि अप डाउन, ठीक है। तो ये मोशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यहाँ पे हमने रेडियल बेरिंग लगाया है। ये रेडियली सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे रेडियल बेरिंग, जो नॉर्मली रोलर बेरिंग का यूज होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो रोलर बेरिंग है, ठीक है। एनयू बेरिंग भी बोलते हैं। उसमें काफी टाइप के रोलर बेरिंग भी रहते हैं, आपको पता है। एक स्ट्रेट ये स्ट्रेट रोलर है, फिर टेपर रोलर भी आता है, फिर स्पेरिकल रोलर भी आता है। नॉर्मली जो एनयू बेरिंग होता है वो स्ट्रेट रोलर सेंट्रीफ्यूगल पंप में ज्यादातर यूज होता है। तो ये क्या करता है कि आपको रेडियल जो भी लोड होगा उसको सपोर्ट देता है और रेडियल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। और ये एक्सियल लोड, जो एक्सियल थ्रस्ट हम बोलते हैं, उसको ये रिस्ट्रिक्ट करता है और उसको सपोर्ट देता है, इसीलिए हम इसको हम थ्रस्ट बेरिंग बोलते हैं, राइट। अभी यहाँ पे ऑयल स्प्लेस रिंग है। ऑयल स्प्लेस रिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी ऑयल रहेगा, पहली बात तो है कि ऑयल का लेवल कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ऑयल का लेवल इसका 50%, जो ये जो बॉल है ना, ये 50% यहाँ पे सबमर्ज होने चाहिए। उतना ऑयल का लेवल आपका सफिशियंट ऑयल लेवल माना जाता है। तो अभी क्या होगा कि सपोज ये स्प्लैश रिंग नहीं है, तो जैसे बेरिंग घूमेगी ना तो वो ऑटो में ल्यूब्रिकेट तो होता ही रहेगा बेरिंग, लेकिन ल्यूब्रिकेशन को और इफेक्टिव बनाने के लिए स्प्लैश रिंग प्रोवाइड किया जाता है। वो क्या करता है कि ये जो ऑयल का संप है, जिसमें ऑयल है आपको, उसको ही संप में से ऑयल को और ज्यादा स्प्लैश कराएगा बेरिंग पे दोनों तरफ। तो उससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा इफेक्टिव लुब्रिकेशन होगा और अच्छा हीट रिमूवल रेट भी बहुत ही ज्यादा होगा, राइट। कभी कभी दो स्प्लैश रिंग का भी यूज किया जाता है, एक ड्राइव एंड साइड बेरिंग में, नॉन ड्राइव एंड साइड बेरिंग में, दोनों साइड में। बट हमको पता है कि लुब्रिकेशन के भी टाइप है, फोर्स लुब्रिकेशन, स्प्लैश लुब्रिकेशन, ठीक है। तो वन टाइप ऑफ ये स्प्लैश लुब्रिकेशन हम बोल सकते हैं। ये है कपलिंग हब। कपलिंग हब का काम क्या है कि कपलिंग को होल्ड करता है, क्योंकि हमको मोटर से पंप को ड्राइव कराने के लिए बीच में कपलिंग, ये फ्लेक्सिबल एलिमेंट है, वो जरूरी है। तो हब क्या करता है, कपलिंग का जो भी फ्लेक्सिबल एलिमेंट है उसको होल्ड करने के लिए वो, और उसको एक मोशन देने के लिए हब का यूज किया जाता है, जो विथ की के साथ होता है, ठीक है। एंटी रोटेशन की के साथ वो यूज होता है। अभी हमने देखा कि टाइप्स ऑफ इम्पेलर, ठीक है। हम टाइप ऑफ इम्पेलर देखेंगे। इम्पेलर तो देखा, लेकिन उसके तीन टाइप होते हैं। एक तो ये ओपन इम्पेलर है, आप देख पा रहे हो उसमें जो पीछे का जो प्लेट है वो श्राउड उसको बोला जाता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा कंसिडर करना है, कभी कभी क्वेश्चन में आता है श्राउड। श्राउड किसको बोला जाता है, ठीक है। दूसरा है ब्लेड। ये ओपन इम्पेलर में क्या आप देख पा रहे हो कि तीनों ब्लेड सेपरेट है, अलग है, राइट। सेमी ओपन, सेमी ओपन में क्या है, श्राउड फुल है, इसमें श्राउड छोटा है, इसमें फुल श्राउड है। उसके ऊपर ये सर्कुलर ब्लेड जो है वो प्रोवाइड की है। तो ये है सेमी ओपन इम्पेलर। और ये क्लोज इम्पेलर, जो मैक्सिमम ये वाला इम्पेलर यूज होता है, जिसमें श्राउड दोनों तरफ श्राउड है, पीछे भी है, तो दोनों को कवर किया है और कैविटी बनाया गया है इसमें, वेन्स के बीच में कैविटी है, ठीक है। और ये इम्पेलर की आई है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो अभी हम ये देखेंगे कि ओपन इम्पेलर का यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। तो जहाँ भी सस्पेंडेड सॉलिड रहता है, सस्पेंडेड सॉलिड मतलब जो आपका फ्लूइड आएगा उसमें सॉलिड रहेंगे, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स रहेंगे, उसको हैंडल करने के लिए ओपन इम्पेलर को यूज किया जाएगा। सेमी ओपन इम्पेलर का यूज कहाँ पे होता है कि फ्यू अमाउंट ऑफ सॉलिड और स्लरी सर्विसेज में यूज होता है। ज्यादातर जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज रहती है, तो काफी सारी इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसमें स्लरी का यूज किया जाता है, तो वहां पे सेमी ओपन इम्पेलर ज्यादा यूजफुल है। और क्लोज इम्पेलर का यूज है ओनली क्लीन फ्लूइड सर्विस। तो ज्यादातर जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, तो वहां पे क्या होगा कि केमिकल इंडस्ट्री हो, वहां पे ये क्लोज इम्पेलर ज्यादा यूज होता है, क्योंकि वहां पे क्लीन सर्विस रहती है। क्यों, अभी 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 तीनों में देखेंगे कि ये सस्पेंडेड सॉलिड के लिए ही क्यों यूज किया गया। अभी सोचिए कि सस्पेंडेड सॉलिड है, मतलब सॉलिड मटेरियल लिक्विड के साथ सॉलिड्स भी आ रहा है, ठीक है, फ्लूइड के साथ सॉलिड भी आ रहा है, तो
ये हम इम्पेलर यूज करेंगे तो क्या होगा कि ये जो कैविटी है ना, कैविटी में क्या होगा कि ये जो सॉलिड्स आपके हैं वो आप यहाँ पे स्टकअप हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टकअप होके क्या होगा, वो फ्लो ही नहीं होने देंगे, तो इम्पेलर कुछ काम का नहीं है। तो जनरली जो भी क्लोज इम्पेलर होता है उसके सक्शन में एक स्ट्रेनर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेनर का काम क्या है, जो भी आपका फ्लूइड आएगा वो स्ट्रेनर के थ्रू पास हो गया जाएगा। तो स्ट्रेनर में छोटे छोटे होल रहते हैं, तो आपके जितने भी सॉलिड पार्टिकल या कुछ भी हो यहाँ पे वो फिल्टर होके फिर जाएंगे। तो क्लीन ही इसमें मैंडेटरी है कि आपकी क्लीन फ्लूइड सर्विस होनी चाहिए, अदरवाइज ये इम्पेलर चौक हो जाएगा। राइट, अभी हम आगे देखेंगे कि टाइप ऑफ केसिंग। केसिंग भी हमने देखा कि हमने जो आगे की ड्राइंग में देखा वो वॉल्यूट केसिंग था। ठीक है, तो वॉल्यूट केसिंग, सर्कुलर केसिंग, जनरली दो टाइप के केसिंग और भी होते हैं, वॉर्टेक्स केसिंग वो भी, लेकिन जनरली दो टाइप के यूज होते हैं। तो हम उसी पे डिस्कशन करेंगे कि वॉल्यूट केसिंग और सर्कुलर केसिंग। ठीक है, वॉल्यूट केसिंग है तो वो पर्टिकुलर एक हेड के लिए, जब हायर हेड आपको चाहिए तब आपको वॉल्यूट केसिंग यूज करना है। ठीक है, और जब सर्कुलर केसिंग कहाँ पे यूज होता है कि थोड़ा लो हेड हो, लो कैपेसिटी हो, वहां पे सर्कुलर का यूज हो सकता है। हाँ, लेकिन जब आप मल्टी स्टेज पंप है, जब हायर हेड चाहिए तब मल्टीपल आप सर्कुलर केसिंग जो डिफ्यूजर के साथ रहता है वो यूज कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये सिंगल वॉल्यूट है, डबल वॉल्यूट है, उसमें भी दो टाइप के आते हैं। राइट, तो वॉल्यूट केसिंग जो है वो क्या करता है कि फ्लो को वॉल्यूट कन्वर्ट द फ्लो की जो काइनेटिक एनर्जी है ना इनटू स्टैटिक प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ऑल्सो ये क्या करता है कि ये कलेक्ट करता है फ्लूइड को, कहाँ से कि आप देख पा रहे हो ये इम्पेलर का आउटवर्ड जो है ना, इम्पेलर का डिस्चार्ज वहां से कलेक्ट करके उसको रूट करता है कहाँ, डिस्चार्ज की तरफ। राइट, तो वो काम करता है वॉल्यूट केसिंग। राइट, तो कन्वर्ट, हम शॉर्ट में बोला जाए तो वॉल्यूट केसिंग क्या करता है कि कन्वर्ट वेलोसिटी जो हेड है ना इसका, ये एरिया आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ग्रेजुअली एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी हेड को क्या करता है, कन्वर्ट करता है प्रेशर हेड में। राइट, velocity head from the impeller convert into the pressure head। right, डबल वॉल्यूट, अभी डबल वॉल्यूट केसिंग जो भी है क्यों यूज करते हैं। ठीक है, डबल वॉल्यूट केसिंग का जनरली यूज वहां पे होता है कि जहाँ पे रेडियल जो भी है आपका फोर्सिस है, रेडियल थ्रस्ट है और रेडियल वाइब्रेशन है, उसको कम करने के लिए डबल वॉल्यूट केसिंग का यूज किया जाता है। डबल वॉल्यूट केसिंग उसमें बहुत इफेक्टिव है जहाँ पे रेडियल थ्रस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब पंप का डिस्चार्ज ज्यादा होगा, फ्लो ज्यादा होगा, वहां पे रेडियल थ्रस्ट भी ज्यादा लगेगा। तब यहाँ पे क्या है कि ये डबल वॉल्यूट केसिंग का हम यूज करते हैं। वो 100% एलिमिनेट नहीं करता है, ठीक है, रेडियल थ्रस्ट को, बट हाँ बहुत इफेक्टिव है। इसीलिए डबल जो वॉल्यूट वाला केसिंग है ना उसका परफॉर्मेंस बहुत ही सुपीरियर रहता है और उसकी लाइफ भी ज्यादा मिलती है। ठीक है, और सर्कुलर केसिंग की बात करें तो सर्कुलर केसिंग में क्या होता है कि स्टेशनरी डिफ्यूजन वैन होता है। ठीक है, तो वो सर्कुलर होता है, उसमें ऐसा वॉल्यूट एरिया डिक्रीज नहीं होगा। वहां पे एक डिफ्यूजर रहता है, उसको डिफ्यूजन वैन्स भी बोलते हैं। और डिफ्यूजर तो इम्पेलर्स के सराउंडिंग पेरिफेरी में भी रहते हैं, और वो क्या करता है, वेलोसिटी एनर्जी को प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम करता है। आपने काफी सारे ऑप्शन हम देखते हैं कि जो मल्टी स्टेज पंप होता है उसमें सपोज 5 स्टेज के पंप है तो उसमें 5 केसिंग और 5 डिफ्यूजर होंगे, तो डिफ्यूजर का काम वो सर्कुलर केसिंग की तरह काम करता है। ठीक है, वो प्रेशर जो भी वेलोसिटी एनर्जी है उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो अभी हम एडवांटेज देखेंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप का एडवांटेज क्या है कि ये चीप है, ठीक है, स्मॉल है। दूसरा है कि असेंबली रीअसेंबली बहुत ईजी है, इसमें कोई एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इट रोटेट क्वाइटली, मतलब कि ये साइलेंट ऑपरेशन है कंपेरेटिवली टू रेसिप्रोकेटिंग पंप या रेसिप्रोकेटिंग अदर डिवाइस की, वो बहुत ही कम साउंड पे रन करता है। राइट, और फ्लो और प्रेशर स्टेडी है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग पंप में हमको पता है कि उसका फ्लो और जो प्रेशर है वो वेरिएबल रहता है, वो फ्लक्चुएटिंग रहता है, जो इसमें एलिमिनेट होता है। ठीक है, तो एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में देखेंगे तो मोस्ट ऑफ देम रिक्वायर प्राइमिंग, लो हेड और लो प्रेशर, प्रेशर लिमिटेशन और हेड दोनों, क्योंकि प्रेशर लिमिटेशन है तो हेड भी लिमिटेड ही होगा। राइट, तो ये एलिमिनेट कौन करता है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होता है कि आपको प्रेशर मिलेगा, हेड मिलेगा, लेकिन फ्लो नहीं मिलेगा। इसमें फ्लो मिलेगा सेंट्रीफ्यूगल पंप में, लेकिन प्रेशर की एक लिमिटेशन आती है। ठीक है, और हाई विस्कस जो भी लिक्विड है उसको वो हैंडल करने में थोड़ा उसमें डिफिकल्टी है। राइट, तो इसके डिसएडवांटेज हो गए। तो आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। पहले भी मैंने वीडियो में बता चुका हूँ कि आप मेरी जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी फॉलो कर सकते हो, उसमें रेगुलर वीडियो अपडेट आपको मिलेंगे, और साथ ही में जो भी कुछ वैकेंसीज मेरे पास आती है वो मैं उसमें अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू वेरी